एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, इसके रोल्स के बारे में पढ़ा था, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है वो पढ़ा था, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है मेंबर्स की वो पढ़ा था, उसके बाद ये कौन से क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स यूज़ करता है वो पढ़ा था। ओके, ये सारा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी में हम लोग एक तो एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, ओके, एंड हम लोग रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। रेवेन्यू आपको पता है इनकम, यानी कि जो हमारे पास पैसा आया। एक्सपेंडिचर आपको पता है जो हम स्पेंड करते हैं, कुछ मनी या खर्च करते हैं, यानी कि पैसा जा रहा है, इसमें पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम डील करते हैं किसमें? फिस्कल पॉलिसी में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इट डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया में ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बात करें, तो उनका जो रेवेन्यू है वो मोस्टली कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। ठीक है, टैक्स यानी चाहे वो फॉरेन टैक्स हो, चाहे वो आपने इंडिया में ही, जैसे टोल टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टोल है और भी बहुत सारी, तो जो भी टैक्स लगा रहा हो या नॉन टैक्स चीज़ें जो है वहाँ से रेवेन्यू आता है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें आती है, एक तो रेवेन्यू अकाउंट, एक तो कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं एक ऑफिस में हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको JNK इकोनॉमी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या होता है, बट स्टिल द पीपल हु हैव नॉट वॉच दोज लेक्चर्स, उनके लिए बता रही हूँ। देखिए, मान लीजिए ऑफिस है, मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर लाया, मैंने यहाँ पे एक प्रिंटर लाया, मैंने यहाँ पे एक टेबल और एक चेयर लाया। ओके, ये होता है मेरा कैपिटल, ये मेरी कैपिटल है। ठीक, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, मीन्स इसमें मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज मनी लगाया है। ह्यूज मनी तो लगाया है बट वन टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारा मनी मैंने इसमें लगाया है। तो दिस इज़ माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी मैंने क्या किया? खर्चा किया इन चीज़ों पे, तो एक्सपेंडिचर हुआ। कैपिटल इसलिए बिकॉज ह्यूज मनी लगाया और एक ही टाइम पे लगाया। ओके, अब देखिए, अब ऑफिस में मान लीजिए मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मैं डेली कॉफ़ी देती हूँ या वाटर देती हूँ। ठीक, तो ये जो चीज़ है वाटर या कॉफ़ी, ये डेली है। ठीक है, डेली नीड्स हैं, ये डेली नीड्स हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट इसमें खर्च होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट खर्च होता है बट डेली है और स्मॉल अमाउंट है। यहाँ पे क्या था? लार्ज अमाउंट था लेकिन एक ही टाइम था, तो इसको मैं बोलूँगी रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा मुझे कॉफ़ी देने में हुआ या वाटर देने में हुआ वो एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन रेवेन्यू इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इट इज़ ऑन डेली बेसिस। तो ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। अब अकाउंट की जब बात आती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सपेंडिचर की बात नहीं करते हैं, इसमें हम रेवेन्यू की बात भी करते हैं, यानी कि रेवेन्यू की भी बात करते हैं, यानी कि इनकम की भी बात करते हैं, इनकम। अब जो ये रेवेन्यू अकाउंट है ना, ये जो रेवेन्यू अकाउंट है, इसमें रेवेन्यू अकाउंट यानी कि इनकम आई मेरे पास या मैंने खर्चा किया। कैपिटल यानी कि कैपिटल के थ्रू मेरे पास इनकम आया या कैपिटल में मैंने खर्चा किया। ओके, ये रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे इनकम नहीं लेना है, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है कि डेली बेसिस पे जो खर्चा हो रहा है। फिर इस रेवेन्यू अकाउंट के अंदर एक आती है इनकम, जिससे हमारे पास इनकम आएगी। कभी कभी इनकम जाती भी है क्योंकि हम पैसा लगाते हैं डेली नीड्स पे। ठीक, वो आगे समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, ये जो रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं इसमें रेवेन्यू रिसीट्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रिसीट यानी कि मेरे पास पैसा आया, ठीक, एक्सपेंडिचर यानी कि मैंने पैसा खर्चा किया, और रेवेन्यू यानी कि डेली बेसिस पे जो मेरे पास आ रहा है। तो एक हो गया टैक्स, एक हो गया नॉन टैक्स। तो मेरे पास रिसीट्स कहाँ से, पैसा कहाँ से आ रहा है? या तो टैक्स से आ रहा है या तो नॉन टैक्स चीज़ों से आ रहा है। नॉन टैक्स यानी कि फ़ीस में ले रही हूँ, किसी मान लीजिए हॉस्पिटल में फ़ीस लिया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर फ़ीस ली जाती है, वैसे तो नहीं ली जाती, लेकिन जैसे जो भी गवर्नमेंट चीज़ होती है, जैसे पार्क्स वगैरह होती हैं या जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, अगर वहाँ पे जाए तो वहाँ पे अगर फ़ीस ली जाती है, वो फ़ीस फिर फ़ाइन हो गया। मान लीजिए कभी फ़ाइन वगैरह, आपने कोई गलती कर दी रोड पे, तो आपको फ़ाइन मिल गई, गाड़ी में थे आप है ना, वो फ़ाइन हो गया। टोल फीस हो गया, जैसे आप एक अगर जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बीच में आपको टोल फीस पे करना पड़ता है, तो वो टोल फीस हो गया। दिस इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी एक तरीका का रेवेन्यू है। ठीक, इन सब को हम रिसीट्स बोलते हैं। रिसीट्स इसलिए क्योंकि इससे भी रेवेन्यू पैसा आ रहा है, इससे भी पैसा आ रहा है, रिसीट्स। अब देखिए, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर क्या है? यानी कि जो मेरा खर्चा हो रहा है, और डे टू डे खर्चा, एक बार वाला खर्चा नहीं, रेवेन्यू खर्चा। वो किस में है? डिफेंस में,
जो मुझे पेंशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और जो मैं सब्सिडीज़ दे रही हूँ। देखिए जो गवर्नमेंट टू द पेंशन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, आपको पता है कि जब एक बार रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसके बाद उनको पेंशन मिलता है, ठीक है। कभी कभी ये हाफ, अगर सैलरी 50,000 है तो उनको 25,000 या 20,000 के करीब करीब क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, ठीक। तो ये भी तो एक एक्सपेंडिचर है पर मंथ जो पेंशन देना है एम्प्लॉयज़ को, दिस इज़ ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज ये एक साल में नहीं देना है, ये पर मंथ देना है, तो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर अगर मैं सब्सिडीज़ की बात करूँ तो मान लीजिए आपको पता है कि जो गैस सिलेंडर है या जो भी शॉपकीपर्स होते हैं उनको भी कुछ सब्सिडीज़ मिलती है, तो वो साल में एक बार नहीं मिलती, वो डे टू डे भी नहीं मिलती लेकिन फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसीट। समझ गए आप? सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। पेंशन में भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो डे टू डे खर्चा हो रहा है, समझ गए। रेवेन्यू अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट था। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट्स आए यानी कि जो डे टू डे मेरे पास पैसा आ रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो डे टू डे या जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मेरे पास खर्चा हो रहा है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खर्चा हो रहा है, वो आता है रेवेन्यू अकाउंट्स में। ओके, रेवेन्यू में सिर्फ ये नहीं समझना कि सिर्फ पैसा आ रहा है, बट एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। रेवेन्यू का मतलब है जो फ्रीक्वेंटली खर्चा हो रहा है, ओके, या आ रहा है पैसा। अब है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। तो कैपिटल यानी कि बहुत लमसम में आ रहा है और एक बार में आ रहा है। बोरोइंग्स एंड लोन्स, तो लोन्स अगर हम ले रहे हैं तो हम या तो 2-3 साल के लिए लेंगे, 5-6 साल के लिए लेंगे, हर एक मंथ में लोन तो नहीं ना लेंगे, तो दिस इज़ अ कैपिटल रिसीट, पैसा आ रहा है एंड दिस इज़ कैपिटल बिकॉज 2-3 साल या 5-6 साल में ले रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने मतलब एक बार में ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और वहाँ से पैसा आया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ अ कैपिटल रिसीट। पैसा आ रहा है ना तो रिसीट हो गया, ठीक। सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, गवर्नमेंट के एसेट्स जो थे उनको सोल्ड कर दिया तो उनसे भी पैसा आया, दैट इज़ अ रिसीट। एंड कौन सा रिसीट, कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन्स, जो हमने लोन्स दिए हुए थे आज वो हमें वापस मिले 2-3 साल के बाद, तो दिस इज़ ऑल्सो अ कैपिटल रिसीट। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन वापस दे दिया जो लिया हुआ था 1-2 साल से पहले जो लिया था, अब वो 1-2 साल के बाद हम लोग वापस कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि टेबल ले लिया मैंने, कंप्यूटर ले लिया, तो एक बार ही करूँगी ना, तो दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स गिवन, लोन दे दिए मैंने लोगों को 3 से 4 साल तक, तो 3 से 4 साल तक अगर मैं लोन्स दे रही हूँ, मैं इन द सेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ठीक है, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत देर तक है और हो सकता है 10-20 लाख यानी कि एक बार में ही बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत इजी है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं किया है। ओके, अब देखिए जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी जो है, उसमें मैंने आपको बताया कि टैक्सेस जो है, टैक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टैक्स से क्या आता है, रेवेन्यू आता है। हमने ये भी बात की थी कि 1991 के बाद जब टैरिफ बैरियर्स या जो भी टैक्सेस वगैरह है वो फॉरेन गुड्स पे हटा दिए गए, तो इंडिया का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ होता गया। सो टैक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अगर हम टैक्स लगा रहे हैं चीज़ पे तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, उससे इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है, ठीक। तो अब देखिए ये जो टैक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफर्स कर्व। लेफर्स कर्व से हम लोग टैक्स स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसे स्टडी करते हैं, देखिए मान लीजिए ये है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मीन्स जो हमारे पास पैसा आ रहा है, ओके। और एक्स एक्सिस पे क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, ओके। टैक्स रेवेन्यू है ये और ये टैक्स रेट है। मान लीजिए पहले हमने 4% रेट लगाई थी, फिर 8% रेट लगाई, फिर 10% लगाई, ठीक। मान लीजिए 200 रुपये था मेरे पास, पहले मैं इस पर 4% लगा रही थी तो 8 रुपये मेरे पास आया। फिर मैंने 8% 2000 पे लगाया 8%, ठीक, तो मेरे पास 16 रुपये आया। फिर मैंने 10% लगाया, 10% जब लगाया 200 रुपये पे तो मेरे पास कितना आया, 20 रुपये। तो पहले मेरे पास 8 रुपये आया, फिर 16 रुपये आया, फिर 20 रुपये आया। तो जैसे ही मैं टैक्स रेट्स को इंक्रीज़ करती गई मेरे पास रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होता गया। पहले मेरे पास 8 आया, फिर 16 आया, फिर मेरे पास 20 आया। यहाँ से मैंने पहले 4% रखा था टैक्स, फिर मैंने 8% रखा था, 10% रखा था। समझ रहे हो, मतलब जब मैं 4 से लेकर 10 तक रेट्स बढ़ाती गई तो मेरा रेवेन्यू 8 से लेकर 20 तक इंक्रीज़ होता गया।
तो ज़्यादा टैक्स लगाऊंगी तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा मेरे पास, ठीक। तो गवर्नमेंट ने पहले ये किया। उसके बाद लेकिन बताता है कि एक जब ऑप्टिमम लेवल आ जाता है, ऑप्टिमम लेवल यानी कि इसके बाद, इस ऑप्टिमम लेवल के बाद जब हम लोग रेट्स, टैक्सेस पे रेट्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, ठीक है, कोई भी अगर गुड या प्रोडक्ट आ रहा था दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, जब हम उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते गए एक ऑप्टिमम लेवल आया, उसके बाद जब हमने टैक्स इंक्रीज़ किया तो हमारे पास से रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होता गया, ठीक। क्योंकि हमेशा क्या होता है, हर एक चीज़ का क्या होता है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है, एक क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो वो इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। जैसे ही हमने टैक्स रेट्स इसके बाद, इस ऑप्टिमम पॉइंट के बाद इंक्रीज़ करते गए तो रेवेन्यू डिक्रीज़ होता गया। जबकि ओरिजिनली जब हम इंक्रीज़ करते थे रेट्स तो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता था, ठीक। तो हमारे पास कर्व क्या बन गई, कर्व बन गई इन्वर्टेड यू ऐसे करके, ठीक है। यू ऐसे होता है, जब इसको इन्वर्ट करोगे ऐसे बन जाता है, तो हमारे पास कर्व जो है वो इन्वर्टेड यू बन गई। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू कैसे वेरी करता है टैक्स रेट के साथ, जैसे ही टैक्स रेट्स इंक्रीज होती है तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होता है, बट आफ्टर ऑप्टिमम पीरियड, ये ऑप्टिमम पीरियड से पहले, आफ्टर ऑप्टिमम पीरियड फिर क्या होता है, ऑप्टिमम पॉइंट के बाद क्या होता है, टैक्स रेट्स जैसे ही इंक्रीज होती हैं तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो फॉल देखने को उसमें मिलता है, ठीक। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होती। इसको हम बोलते हैं लेफर्स कर्व, ठीक, लेफर्स कर्व। दिस लेफर्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट्स एंड इट इज़ ऑलवेज एन इन्वर्टेड यू। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए हाई टैक्स रेट तो हाई रेवेन्यू आ गया, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे, बट फर्दर इंक्रीज इन रेट डिक्रीजेज टैक्स रेवेन्यू। मीन्स ऑप्टिमम के बाद जब हम क्या करते हैं, टैक्स को इंक्रीज करते हैं तो टैक्स रेट को इंक्रीज करते हैं तो रेवेन्यू डिक्रीज होता चला जाता है। ओपी क्या है, ऑप्टिमम रेट बियॉन्ड विच रेवेन्यू डिक्रीजेज। इस ऑप्टिमम रेट के बाद, इस ऑप्टिमम टैक्स रेट के बाद अगर हम रेट को इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड इन्वर्टेड यू जो है इस ग्राफ की शेप होती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जीएसटी के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए जीएसटी क्या है, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और कहीं कहीं पे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज आईजीएसटी, ओके, कहीं कहीं पे आपको आईजीएसटी पूछा जाएगा। तो आईजीएसटी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसका आपको बताना है कमेंट सेक्शन में व्हाट डज दिस आई स्टैंड फॉर। अगर आपसे आईजीएसटी पूछा जाए तो आई के मतलब आई क्या है, क्या आई का मतलब इनडायरेक्ट है, क्या आई का मतलब इंटीग्रेटेड है, या कुछ और है, ठीक, या कुछ और है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए हमारे पास टैक्स जो होता है वो काफ़ी तरीके का होता है, जैसे हमारे पास होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जो ये डायरेक्ट होता है ये हमारा या तो इनकम पे लगता है, ठीक है, जो लोगों की इनकम होती है या अगर उनका कोई प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है कहीं से, उस पे लगता है ये डायरेक्ट इनकम। ये इनडायरेक्ट जो है ये मेनली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज इट इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तभी तो इसको जीएसटी बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज लेवीड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो जीएसटी है वो कब आया था, वो 1 जुलाई 2017 इट केम इनटू इफेक्ट, मतलब कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। सिर्फ जेएनके जो है, जेएनके जो कि अभी यूटी बन गया, ओरिजिनली वो स्टेट था 2017 में, तो वो स्टेट था 2019 में, देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ यूटी। 31 अक्टूबर 2019 में ये यूटी बन गई थी। तो अगर इसकी बात की जाए जेएनके की बात, तो इन्होंने जीएसटी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक। 1 जुलाई को कंट्री में, पूरी इंडिया में जीएसटी अप्लाई हो गया था, बट जेएनके ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, 8 जुलाई तक, 8 जुलाई सेम ईयर 2017, 8 जुलाई तक जो है जेएनके में भी जीएसटी जो है वो अप्लाई हो गया था, ठीक है। फिर जेएनके की नहीं चली तो जीएसटी जो है वो जेएनके में भी अप्लाई हो गया था, कब, 8 जुलाई को। बट अगर पूरी कंट्री की बात करी जाए तो वहाँ पे वो 1 जुलाई से ही इफेक्टिव हो गया था, ठीक। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। देखिए अब जो मैंने आपको टैक्सेस के बारे में बताया था, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको टैक्सेस से, मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, ठीक।
उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स, ठीक, ये सारे टैक्सेस होते हैं। डिटेल्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ऑन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल आर, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जहाँ पे जीएसटी जो है, हमने क्या बताया कि जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, लेकिन ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगता। कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जिनमें जीएसटी लागू नहीं होता, ठीक, वो एक्सेप्शंस अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंदूर, सिंदूर आपको पता है जो मैरिड हिंदू लेडीज़ होती हैं वो लगाती हैं, तो उस पर नहीं लगता टैक्स, ठीक, जीएसटी। काजल पे भी नहीं लगता, बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ उन पे भी नहीं लगता, एग्स पे भी नहीं लगता, बेसन पे नहीं लगता, फ्लोर पे नहीं लगता, नेचुरल हनी पे नहीं लगता, कर्ड पे नहीं लगता, सैनिटरी नैपकिन्स पे नहीं लगता, डाइटीज़ यानी कि जो मूर्तियाँ होती है जो स्टोन की बनी होती है उन पे नहीं लगता, ओट, राई, न्यूज़पेपर्स, ब्रेड, सॉल्ट, इन सब पे नहीं लगता। सॉल्ट तो नमक है, ये आपको पता है, ये हमारा बेसिक राइट है। गांधी जी ने इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इस पर बहुत एम्फेसिस ले किया था 1930 में, ठीक, 12 मार्च में जब दांडी मार्च वगैरह हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक राइट है, तो इस पे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। और सिंदूर भी आपको इजीली याद रहेगा बिकॉज सिंदूर क्या होता है, एक बहुत ही पवित्र चीज़ होती है हिंदू धर्म में, तो सिंदूर पे भी नहीं लगता है। ओके, एंड सैनिटरी नैपकिन पे भी नहीं लगता बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो इस पे भी तो नहीं लगेगा। और डाइटीज़ ऑब्वियसली वो आइडल्स हैं हमारे, तो उन पे भी लगाना इज़ गलत, तो उस पर भी नहीं लगेगा। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आ सकता है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किस पे जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे काजल दे दिया, यहाँ पे सिंदूर दे दिया, यहाँ पे ओट दे दिया, यहाँ पे कर्ड दे दिया, एंड ई ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स इनमें से किसी पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? देखिए मैंने ये मैं आपको जे.एंड.के इकोनॉमी में भी पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी देखिए प्लान्ड इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है, आप ऐसा समझ लीजिए कि इसका गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी में इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। ओके, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसको हम कभी कभी कम्युनिस्ट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी क्योंकि गवर्नमेंट बहुत प्लानिंग के साथ इस इकोनॉमी में चीज़ों को बनाता है, बेचता है और लोगों को देखकर ही गुड्स वगैरह बनाता है, तो इसलिए इसको प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इसलिए बिकॉज सेंट्रली यानी कि गवर्नमेंट का रोल है। सेंट्रली प्लान्ड, कमांड यानी कि गवर्नमेंट की कमांड पे ही सब कुछ होता है, एंड कम्युनिस्ट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है और किसी का रोल नहीं है, तो कम्युनिस्ट भी इसको बोला जा सकता है। अब देखिए प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ये आपको यहाँ पे समझाती हूँ क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है, प्राइवेट का बिल्कुल भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि अगर मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, मान लीजिए मेरे पास रॉ मटेरियल है, क्या है मेरे पास, वीट से पहले वीट फ्लोर बनेगा और फिर क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा। अब मैं सिर्फ वीट फ्लोर पे भी रुक सकती हूँ या कभी कभी ब्रेड पे जा सकती हूँ, मेरी मर्जी है, चाहे मैं सिर्फ फ्लोर बनाऊँ या फ्लोर से फिर जाके ब्रेड भी बनाऊँ। तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। ओके, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड और इसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। ओके, तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या मुझे फाइनल गुड बनाना है या मुझे इंटरमीडिएट गुड बनाना है, ठीक है। ये डिसीजन किसका होता है कि ये बनाना है या ये बनाना है, दिस डिसीजन इज टेकन बाय गवर्नमेंट। इसलिए बोला जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस इन द सेंस, क्या इंटरमीडिएट गुड ही बनाऊं या इंटरमीडिएट गुड से फिर फाइनल गुड तक भी चले जाऊं, ठीक। तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। दूसरी चीज आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है, एक आता है मशीन्स का काम लेकर, एक आता है
मैन पावर, ठीक है। मैन पावर यानी कि पीपल को यूज करके, क्या पीपल को यूज करके गुड्स बनाए जाए या मैं मशीन्स को यूज करके गुड्स बनाऊं, ठीक। अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो वो आपको बताएंगे कि हम मशीन के थ्रू बनाएंगे। क्यों? मशीन के थ्रू क्या होता है, एक तो फास्ट हो जाता है काम और एरर फ्री काम हो जाता है। बट लोगों के मैन पावर के थ्रू क्या हो जाता है, एक तो बहुत स्लो काम होता है एंड एरर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट ऑब्वियसली मशीन्स चूज करेगा, बट अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट हमेशा मैन पावर को चूज करता है। मैन पावर के थ्रू कैसे प्रोड्यूस करवाता है गुड्स को, मैन पावर के थ्रू। क्यों? क्योंकि मैन पावर में यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड गवर्नमेंट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द पीपल, इट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द सोशल वेलफेयर। प्राइवेट कंपनीज जो है उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, लोग गए भाड़ में। लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को लोगों से मतलब है। तो गवर्नमेंट मैन पावर को यूज करेगा ताकि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। बट प्राइवेट कंपनीज मशीन्स का यूज करेंगी ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, थर्ड चीज क्या होता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाऊं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, क्या मैं रिच के लिए बनाऊं, क्या मैं पुअर के लिए बनाऊं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमेशा पुअर के लिए बनाती है। क्यों? बिकॉज इट इज कंसर्न्ड अबाउट द सोशल वेलफेयर। ये चाहता है कि पुअर को भी मिले, रिच को भी मिले, ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीजें बनाएगा जो पुअर भी खरीद सकता है, जो रिच भी खरीद सकता है। दाम बहुत कम रखेगा, मीन्स कॉस्ट जो है या प्राइस जो है चीज़ों का वो बहुत ही कम रखेगा ताकि पुअर भी उसको खरीद सके, रिच भी उसको खरीद सके। बट प्राइवेट क्या करता है, वो मेनली वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स बनाता है जो किसकी मर्जी होती है, रिच की मर्जी होती है। क्योंकि उसको पता है रिच से मुझे क्या मिलेगा, रिच से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पुअर पता नहीं पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कम देगा क्या देगा, रिच तो पैसा देगा ही देगा। इसलिए प्राइवेट रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो हमेशा वो प्रोडक्ट्स बनाता है जिसको रिच प्रेफर करें, क्योंकि रिच उसको जल्दी से जल्दी पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ लग गई। अब देखिए, अब यहाँ पे चीज़ें देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड, कमांड कम्युनिस्ट, ये बता चुकी हूँ। गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि मशीन्स को यूज करके, यानी कि कैपिटल को यूज करके या पीपल को यूज करके करूँ, ठीक। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या रिच के लिए सिर्फ बनाऊँ, क्या सिर्फ पुअर के लिए बनाऊँ, या ऐसी चीज़ बनाऊँ जो दोनों खरीद सकते हैं। ये समझ लग गई। और अब देखिए दूसरी चीज़, सोशल वेलफेयर इज प्रायोरिटी एंड नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर चाहिए, ओके। लोगों की भलाई होनी चाहिए, उस तरीके से वो इकोनॉमी चलाते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी है, क्यूबा में होता है प्लान्ड इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया में ये प्लान्ड इकोनॉमी चलती है, ठीक। अब देखिए, अब मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं इसको, फ्री इकोनॉमी इसलिए बिकॉज अगर शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे पीपल की डिमांड कौन से प्रोडक्ट की है, उसी प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे शॉपकीपर्स, ठीक। जो चीज़ पीपल डिमांड करेंगे उसी चीज़ को शॉपकीपर्स सप्लाई करेंगे। दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई जो है वो डिटर्मिन करता है किसको, इकोनॉमी को। इट इज़ फ्री इकोनॉमी, ठीक। जो डिमांड होगी उसी के हिसाब से सप्लाई होगी, ओके। तो क्या लिखा है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टेड बाय लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से ही गुड्स एंड सर्विसेज इधर उधर जाते हैं, ठीक। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ द बिजनेस का मेन गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट खरीदना है, फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, फिर लोगों चाहे बाहर में, चाहे उनका भला हो रहा है, चाहे वो कर्जा लेकर आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लीस्ट कंसर्न अबाउट द सोशल वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और यहाँ पे मेनली प्राइवेट कंपनीज जो है उनका रोल ज़्यादा होता है, ठीक। प्राइवेट कंपनीज का रोल ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं आप। प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमी को, ठीक। गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है। अब देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल है, दे बोथ हैव अ रोल टू प्ले। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, ठीक। एग्जाम्पल है इंडिया। और जो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, जो फ्री इकोनॉमी थी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते थे, उसमें यूएसए इज द एग्जाम्पल, और मिक्स्ड में इंडिया इज एग्जाम्पल। और जो पिछला था गवर्नमेंट या सेंट्रली प्लान्ड, उसमें क्यूबा था एंड नॉर्थ कोरिया था,
आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़ें। ओके, चलिए अब देखिए प्लान्ड इकोनॉमी जो है इसके अपने अपने एडवांटेजेस है, इसके अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। ठीक, एडवांटेजेस क्या है? प्राइसेस केप्ट अंडर कंट्रोल एंड दस एवरीबडी कैन अफोर्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट्स बेचेगा और उस दाम पे बेचेगा जिस पे क्या है, सारे लोग उसको खरीदने के लिए रेडी हैं। ठीक, तो प्राइसेस जो है आर ऑलवेज केप्ट अंडर कंट्रोल, मतलब रीजनेबल, यानी कि अच्छे प्राइसेस रखे जाते हैं, ठीक ठाक प्राइसेस रखे जाते हैं ताकि सभी लोग खरीद सकें। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मैन पावर को यूज़ करती है, मैन पावर को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रही है, तो बहुत सारे लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता है। एज द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबडी। नो कंसर्न अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसका मेन कंसर्न क्या है? सोशल वेलफेयर। तो ये एक एडवांटेज ही है। ठीक, अब लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इट कंज्यूमर्स कैनॉट चूज एंड ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विच गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस। मैंने आपको बताया कि ये डिसीजन कि मुझे इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, मुझे शूज़ बनाना है, मुझे सॉल्ट बनाना है, मुझे क्या बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। तो लोगों के पास चॉइस नहीं है, उनको जो मिल रहा है मार्केट में उनको वही खरीदना पड़ेगा, अपनी चॉइस का उनको कुछ नहीं मिल रहा। ओके, तो कंज्यूमर्स कैन नॉट चूज। ओके, तो लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, अब प्रॉफिट कमाने के लिए तो शॉपकीपर्स बेच नहीं रहे, उनको बस लोगों का सोचना है, तो इट मे लीड टू फर्म्स बीइंग इनफेक्टिव। तो हो सकता है फर्म्स का जो है मन ही ना करे, क्योंकि उनको प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा, उनको कम पैसे पे बेचना पड़ रहा है। लैक ऑफ कंपटीशन हिंडर्स इनोवेशन। देखिए जब कंपटीशन होता है, मान लीजिए दो शॉपकीपर्स है, ये एक चीज़ बना रहा है, ये एक चीज़, जो बेस्ट बनाएगा लोग उसी के पास जाएंगे, तो ये जब देखता है कि इसके पास लोग जा रहे हैं क्योंकि इसके पास बेस्ट क्वालिटी मटेरियल है, तो ये इनोवेशन करता है, यानी कि ये भी अपने प्रोडक्ट्स में क्या करता है? चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो कंपटीशन होने की वजह से इनोवेशन आती है। तो लैक ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, सभी का सेम, गवर्नमेंट जो है वो क्या रखता है? सभी शॉपकीपर्स को बोलते हैं कि प्राइस यही रखना, तो कंपटीशन नहीं है, तो इट मे हिंडर इनोवेशन। हो सकता है इनोवेशन हिंडर हो, किसमें? प्लान्ड इकोनॉमी में। ठीक, अब है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जिसको आप फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के लॉज की वजह से क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो चलते आते जाते हैं। ठीक, अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स, ये फ्री इकोनॉमी है, फ्री है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर ही डिसाइड करेंगे। मान लीजिए अगर 10 कंज्यूमर्स है जिनको सॉल्ट चाहिए, लेकिन 5 कंज्यूमर्स है जिनको क्या चाहिए? जिनको जूस चाहिए, तो ज़्यादा कंज्यूमर्स की सुनी जाएगी, तो शॉपकीपर्स क्या करेंगे? सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो कंज्यूमर्स की चॉइस है यहाँ पे। ठीक, रिवॉर्ड्स इनोवेशन यहाँ पे होती है, क्योंकि कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा शॉपकीपर्स के बीच में, तो सारे एक से बेहतर करना चाहते हैं, तो इनोवेशन होती है। ओके, अब देखिए, अब है इसमें डिसएडवांटेजेस। देखिए डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आएगा? फर्दर गैप इंक्रीजेस बिटवीन पुअर एंड रिच। देखिए क्या होता है, जो रिच है उनकी सुनी जाती है, देयर डिमांड इज लिसनड, उनकी डिमांड देखी जाती है, एज दे हैव मनी, क्योंकि उनके पास मनी है, तो शॉपकीपर्स को पता है कि रिच के पास मनी है, तो जो वो डिमांड कर रहे हैं बस वही उसी चीज़ की सप्लाई करो, तो पुअर और रिच के बीच में गैप इंक्रीज होता जाता है। मे एनकरेज हार्मफुल गुड्स फॉर प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि कंपनीज हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचती हैं, तो हो सकता है वो कुछ इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल्स जैसे ड्रग्स वगैरह हो गए वो भी बेचना शुरू कर दे, क्योंकि उससे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से हो सकता है वो कुछ गलत काम भी करते हैं। इंक्रीज प्रॉफिट मोटिव में लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, हो सकता है कि उनका प्रॉफिट, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है बहुत से ज़्यादा, तो हो सकता है वो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करे, वो फैक्ट्रीज़ में काम बहुत ज़्यादा करे, जिससे क्या हो गया? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, नॉइस पोल्यूशन हो बहुत ज़्यादा, तो जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमी, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, किस में? फ्री इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में। जबकि जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसमें कौन डोमिनेट करता था? उसमें पब्लिक सेक्टर करता था डोमिनेट, यानी कि गवर्नमेंट डोमिनेट करता था। ओके, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं है कि जो फ्री इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का रोल, लेकिन एक तरीके से एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी मतलब एडवाइस दे सकता है, फिर प्राइवेट माने या ना माने उनका
उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल एंड अच्छा रहा होगा। आज हमने क्या किया, आज हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करी है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने 3 इकोनॉमीज डिस्कस करी है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होता है, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ का रोल होता है, जिसमें मिक्स्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंडिया की बात करी, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे हमने USA की बात करी, और यहाँ पे हमने क्यूबा प्लस नॉर्थ कोरिया की बात करी, ठीक। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।